जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं एक और नया लेक्चर लेके। ये लेक्चर हमारा जो पेपर जो चल रहे थे हमारे 2017 का जो पेपर चल रहा था ग्रुप 5 का, उसका सेकंड पार्ट है। मतलब कि आज के लेक्चर में भी हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक का जो आपने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं वो आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और उनको पढ़ते रहिएगा। हो सकता है उनमें से ही वापस से क्वेश्चन बन जाए। तो ये चीजें आपको कंपलसरी पढ़नी ही है एग्जाम के लिए। तो चलिए अभी हम अगला लेक्चर जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। और आप जो हमारा चैनल है उसको शेयर कर दीजिएगा और जो वीडियोस है उनको लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सिटी नंबर ऑफ वाटर इज। वाटर का सिटी नंबर कितना होता है। अब सिटी नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि वाटर का सिटी नंबर कौन सा होता है। ऑप्शंस हमारे पास है -1000, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा है 0 और चौथा है 100। तो देखो -1000 जो है, -1000 जो सिटी नंबर है वो होता है हमारा एयर का। क्या होता है? एयर का। और जो 1000 प्लस में 1000 जो होता है ये सिटी नंबर होता है हमारा बोन का। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये क्या होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है 0 होता है हमारा वाटर का, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाटर का। तो हमारा राइट आंसर है सी वाला 0 जो है हमारा वो राइट आंसर है। अब 100 होता है सॉफ्ट टिश्यू का। 100 जो है वो होता है सॉफ्ट टिश्यू का। तो ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीजें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि उससे याद हो जाए। आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि -1000 जो है वो एयर का होता है, 1000 बोन का होता है, 0 वाटर का होता है और 100 जो है सॉफ्ट टिश्यू का होता है, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे डैश आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। इनमें से कौन से जो विटामिन से जो हम डाइट में लेते हैं वो हमारी नॉर्मल बोन की ग्रोथ के लिए और रीमॉडलिंग के लिए जरूरी होते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है विटामिन ए एंड सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी एंड डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी एंड डी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विटामिन ए एंड सी बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन ए एंड सी। देखो मैं बता देता हूं इस चीज को। विटामिन ए जो होता है वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन सी हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी जो है वो हमारे एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के लिए और जो बोन है उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नॉर्मल बोन की ग्रोथ भी लिखी हुई है, तो नॉर्मल बोन की ग्रोथ मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ जो है विटामिन ए और सी कर लेता है। विटामिन डी की उसमें कोई जरूरी नहीं होता है। कैल्शियम की अगर कमी होती है तो उसमें विटामिन डी जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है मतलब कैल्शियम की हल्की फुल्की कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी साथ में देते हैं डॉक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है कि हाँ ये हमारा सही आंसर है। पहला ऑप्शन है हमारा सेमीकंडक्टर्स आर क्लास्ड इनटू एम एंड एन टाइप। दूसरा है वोल्टेज रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली। तीसरा ऑप्शन है मोर वोल्टेज रिपल रिजल्ट इन ग्रेटर रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। और चौथा है सिंगल फेज पावर हैज 90% वोल्टेज रिपल। ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स आर क्लास्ड इनटू एम टाइप एंड एन टाइप। ये ऑप्शन हमें दे रखा है। सेमीकंडक्टर को एम टाइप और एन टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है।
पहला ऑप्शन हमारा ये बोलता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि वोल्टेज रेक्टिफिकेशन जो होता है वो जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में, मतलब कि कैथोड से एनोड की ओर ही मूव करवाने के लिए वोल्टेज रेक्टिफिकेशन जरूरी होता है। तीसरा ऑप्शन है ज्यादा वोल्टेज रिपल होगा, मोर वोल्टेज रिपल, तो उसके रिजल्ट में ज्यादा रेडिएशन की क्वांटिटी और क्वालिटी आएगी हमारे पास, उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में आएगा। चौथा है सिंगल फेज पावर जो रहता है उसमें 90% वोल्टेज रिपल होता है। तो अब मैं बताता हूं आपको, सिंगल फेज पावर जो है उसमें 100% वोल्टेज रिपल होता है, यहाँ पर 90% नहीं होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। मोर वोल्टेज रिपल रिजल्ट इन ग्रेटर रेडिएशन, ज्यादा वोल्टेज रिपल होगा तो ज्यादा रेडिएशन क्वांटिटी क्वालिटी नहीं, ये गलत आंसर है यहाँ पर भी, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज रिपल होगा तो रेडिएशन की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होगी। दूसरा ऑप्शन हमारा वोल्टेज रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बिल्कुल सही आंसर है। वोल्टेज रेक्टिफिकेशन जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ ही फ्लो करे उसके लिए। और सेमीकंडक्टर्स आर क्लास्ड इनटू एम टाइप एंड एन टाइप, गलत आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ ए फोकसिंग कप इज टू, फोकसिंग कप का जो फंक्शन है वो क्या होता है? फोकस द इलेक्ट्रॉन टू फोकल स्पॉट, बी है इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट, डी है टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन। अब हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए फोकसिंग कप का इस्तेमाल करना, नहीं, गलत चीज है। हीट प्रोडक्शन कम करने के लिए फोकसिंग कप का थोड़ी इस्तेमाल किया जाता है। हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए और कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम कम एमए पे मशीन चलाएंगे, उसमें फिर लाइन फोकस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, जिससे कि ज्यादा हीट पे भी हमारी मशीन चल सके। बहुत सारी और चीजें हैं जो ठंडा रखने का काम करती है, जैसे ऑयल वगैरह होता है, ये सारी चीजें, पर फोकसिंग कप का कोई रोल नहीं है इसमें। सी वाला है हमारा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए फिलामेंट खुद गर्म होता है, वहां पर थर्मियोनिक इमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, उसमें हमारा फोकसिंग कप थोड़ी कुछ कर रहा है। बी है इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें फिलामेंट जो है वो अच्छे एटॉमिक नंबर का यूज करना पड़ेगा और जितना हो सके उतना गर्म करना पड़ेगा। ये हमारा फोकस द इलेक्ट्रॉन टू फोकल स्पॉट, बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है फोकल स्पॉट के ऊपर। स्ट्रक्चर जो है जो ये काम करता है फोकल स्पॉट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है, उसको फोकसिंग कप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द थिकनेस ऑफ ए कन्वेंशनल मेडिकल एक्सरे कट फिल्म बेस इज, कन्वेंशनल मेडिकल एक्सरे फिल्म जो होती है उसके बेस का जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास 0.80 mm, 0.19 mm, 0.18 mm, 0.08 mm, ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसमें तो कुछ ऐसा बताने की जरूरत है नहीं, इसमें सीधा सा मैं आंसर बता देता हूं, 0.18 mm ये हमारा आंसर है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब से रिलेट अगर करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा द एबिलिटी ऑफ द एक्सरे ट्यूब टू अचीव हाई एक्सरे आउटपुट्स, एक्सरे ट्यूब की इतनी एबिलिटी होती है कि वो ज्यादा एक्सरे का आउटपुट कर सके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा इट्स कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग द हीट जनरेटेड बाय द लार्ज एक्सपोजर, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये ज्यादा लार्ज एक्सपोजर जो होता है वो अगर हो तो भी वो उस पर टिक सके। तीसरा ऑप्शन हमारा द पर्पस ऑफ द रोटेटिंग एनोड इज टू स्प्रेड द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन एक्सपोजर ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द एनोड, रोटेटिंग एनोड का काम होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है एक्सपोजर के दौरान
उसको स्प्रेड कर देता है पूरे जो एनोड है उसके ज्यादा जो बड़ा एरिया होता है उस पर पूरे पे स्प्रेड कर देता है, जिससे कि एक जगह पे उसका फोकस ना जाए, एक जगह पे ही वो ना जाए, और एक जगह पे अगर जाएगी तो वहां पे मेल्टिंग का थोड़ा सा चांसेस रहेगा। तो उस चीज को कम करने के लिए जो हमारी एनोड के जो लार्ज एरिया है उस पे हीट फैल जाएगी। अगर वो पूरे पे फैल जाएगी तो थोड़ी थोड़ी सभी जगह जाएगी, तो उसमें मेल्टिंग होने का या फिर पीटिंग होने का भी उसमें खतरा नहीं रहता है। चौथा ऑप्शन हमारा रोटेटिंग एनोड डिक्रीजेस द टोटल टारगेट एरिया। रोटेटिंग एनोड डिक्रीज करता है टारगेट एरिया को। ठीक है, अब हमें यहां पर कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? इनकरेक्ट। अब इनमें से देखो, एक्सरे ट्यूब की एबिलिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, तो यहां पर सही आंसर है ये। इट्स कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग द हीट जनरेटेड बाय द लार्ज एक्सपोजर। इसकी कैपेबिलिटी होती है कि लार्ज एक्सपोजर पे भी टिक सके, बिल्कुल सही। ये एनोड का जो लार्ज एरिया है वहां पर जो हमारा हीट है उसको फैला देता है, उसको स्प्रेड कर देता है, सही है। रोटेटिंग एनोड डिक्रीज करता है टारगेट एरिया को, नहीं, गलत आंसर है। अब यहाँ पर हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो इनकरेक्ट हमारा डी है, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इनकरेक्ट हमारा डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल और बाय टचिंग इज नोन एज। हीट का ट्रांसफर होना किसी भी मटेरियल के थ्रू या फिर टचिंग से, कुछ भी टच हो रहा है उसकी वजह से जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है किसी भी बॉडी में या फिर किसी भी मटेरियल में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और पोटेंशियल एनर्जी। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो, कंडक्शन जो है वो होता है हमारा किसी भी मटेरियल में टचिंग से, या फिर कोई भी मटेरियल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उससे जो हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं। तो कंडक्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। इसका सातवें क्वेश्चन का आंसर कंडक्शन है। कन्वेक्शन जो है वो मटेरियल या फिर टचिंग से नहीं होता है, वो होता है हमारा लिक्विड से फैलता है। रेडिएशन एयर से होता है। पोटेंशियल एनर्जी अलग ही चीज हो गई, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेबल गोल्ड हैज ए न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्टेबल गोल्ड जो होता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर की बात आ गई। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात यहाँ पर आज आ गई है। तो अब देखो, हमारा एटॉमिक नंबर था 79। ठीक है, 79 यहाँ पर 2 में दिया हुआ है, मतलब बी और डी तो यहाँ पर कट गया। अब इन दोनों में से कोई सा भी आंसर सही हो सकता है। तो इसके प्रोटॉन जो है वो 79 हो गए, पर जो न्यूट्रॉन है वो होते हैं 118। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाता है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये चीजें कहीं मैं समझा नहीं सकता हूँ, ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेटरल 90 डिग्री फ्लेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इज मेनली डन फॉर। क्वेश्चन बोल रहा है जब हम एल्बो जॉइंट का जो एक्सरे करते हैं उस टाइम हम उसका जो लेटरल व्यू करते हैं उसमें हम एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करवा लेते हैं, मतलब 90 डिग्री तक मुड़वा लेते हैं, और उसके बाद हम लेटरल एक्सरे करते हैं। अब वो क्यों करते हैं ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं पेशेंट के कंफर्ट के लिए, पेशेंट कंफर्ट। दूसरा है द ओलेक्रेनॉन प्रोसेस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस को देखने के लिए। तीसरा है रेडियस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, रेडियस को देखने के लिए। चौथा है अल्ना कैन बी सीन प्रॉपर्ली, अल्ना अच्छे से दिखे इसके लिए। अब देखो, पेशेंट के कंफर्ट के लिए तो नहीं करते हम, पेशेंट के कंफर्ट के लिए कभी नहीं करते। रेडियस तो हमें एपी में भी दिख जाएगी, अल्ना भी दिख जाएगी, हम फोरआर्म का एपी कर लेंगे या फिर एल्बो का एपी कर लेंगे तो भी उसमें दिख जाएगी। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो होती है वो नहीं दिखती है, इसकी वजह से हम उसको 90 डिग्री फ्लेक्स करवाते हैं। तो ये बी आंसर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन यूनिट रोंजन। रोंजन जो है, रोंजन एक रेडिएशन की यूनिट है, उसकी डेफिनेशन कौन सी सही होगी इनमें से? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास ऑफ एरिया। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर एंड पॉपुलेशन। तीसरा है रेडिएशन इमिटेड बाय मटेरियल, और चौथा है रेडिएशन लॉस इन एयर एंड टिश्यू। तो नीचे के जो दो हैं
गलत हो जाते हैं वो, इनका कहीं कोई संबंध नहीं है। रेडिएशन डोज इन एयर और टिश्यू, एयर और टिश्यू में कितनी रेडिएशन होती है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। रेडिएशन कोई भी मटेरियल कितनी इमिट कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब दो ऑप्शन है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर इन पॉपुलेशन, उन्होंने कितनी रेडिएशन रिसीव की है, तो वो हो गया हमारा एब्जॉर्ब डोज और इफेक्टिव डोज, इनमें गिनेंगे, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाता है। अब बचा इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास, तो बिल्कुल यही सही आंसर है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास मतलब कि जो रेडिएशन यूनिट जो है हमारे रोंजन, रेडिएशन की जो यूनिट है रोंजन, उसके लिए अप्रोप्रिएट डेफिनेशन यही होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास ऑफ एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ द डार्क रूम शुड बी, डार्क रूम का फ्लोर कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ड्यूरेबल, दूसरा है नॉन स्लिपरी, तीसरा है इजीली क्लीन्ड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो डार्क रूम जो है वहां पर फ्लोर जो बनाते हैं वो हमें अच्छे से देख के बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है सेट होनी चाहिए। डार्क रूम का फ्लोर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है वहां पर होनी चाहिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए उस डार्क रूम के फ्लोर में। तो अब हम देखते हैं, पहला है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कि ज्यादा समय, लंबे समय तक चलने वाला। बिल्कुल हाँ, लंबे समय तक चलने वाला ही चाहिए ना, डार्क रूम का फ्लोर बार बार थोड़ी चेंज करेंगे कि हर 2 महीने में चेंज कर रहे हैं। नॉन स्लीपरी, वहां पर हमें स्लीप नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर वहां पर स्लीप हुए तो हम गिर जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अब मजाक तो किसी को बनना नहीं है, इसलिए नॉन स्लीपरी होना चाहिए। और स्लीप हो गए और किसी की कमर टूट गई तो फिर अलग ही लफड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये नॉन स्लीपरी होना चाहिए। इजीली क्लीन्ड, जल्दी से साफ होने वाला होना चाहिए। अब देखो, ये तो सबके अपने अपने ऊपर होता है कि कौन कैसे साफ करता है। लड़कियां अच्छे से साफ कर लेती है वैसे, और लड़कों से साफ नहीं होता है, ठीक है। पर जो हमारा डार्क रूम का जो फ्लोर है वो आसानी से साफ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर लड़के साफ करते हैं, है ना, ठीक है। तो इजीली क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्या मैं? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे जो क्वेश्चन है वो जा रहे हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि जल्दी जल्दी लेक्चर्स लेने हैं। द इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम दैट अंडरगोस disintegration is called dash, will the end of the product is called dash। इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम जो होता है, इनिशियल रेडियोएक्टिव एटम जो होता है उसको जो डिसइंटीग्रेशन होने जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, और जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास पहला है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो आइसोटोप्स, दूसरा ऑप्शन रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिविटी, तीसरा है पेरेंट डॉटर, चौथा है डॉटर पेरेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो, पहला ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एटम हो गया, इनिशियल रेडियो एक्टिव एटम हो गया। ये क्या होने जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम अगर पेरेंट बोले, ठीक है, अगर इसको हम मम्मी पापा बोल देते हैं, ठीक है। जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया इसका, और जब वहां से एक प्रोडक्ट निकला अलग ही, उसको हम डॉटर बोल देते हैं, बेटी हो गई, तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर आंसर सी सही है, ठीक है। हमें ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर द टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज ओनली, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर में टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, मतलब टोटल टाइम कितना लगता है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग करने में। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर शायद किसी ने देखा नहीं होगा, अभी तो रहता नहीं क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया है, तो ऑटोमेटिक वाला किसी ने देखा नहीं होगा। हमने तो हालांकि देखा था, हमारे वहाँ डेंटल एक्सरे में था, अरविंदो वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा, डेंटल एक्सरे में अभी भी लगा हुआ होगा। वहां पर अगर सीखने और पढ़ने वाला जाएगा तो उसको पता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 90 सेकेंड्स, मतलब 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में हमारी फिल्म जो है ऑटोमेटिक प्रोसेसर में प्रोसेस होके वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एपी एक्सल लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन ऑफ द चेस्ट इज डन टू डेमोन्स्ट्रेट,
एपी एक्सियल लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन जो होता है, लॉर्डोटिक व्यू जो होता है वो चेस्ट का होता है। अब वो हम क्यों करते हैं, क्या देखने के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है बेस ऑफ द लंग्स, दूसरा है एपेक्स ऑफ द लंग्स, तीसरा है हाइलम ऑफ द लंग्स और चौथा है रिब्स। अब हम क्या देखने के लिए एपी एक्सियल लॉर्डोटिक व्यू करते हैं। अब कुछ बोलेंगे कि रिब्स देखने के लिए, क्योंकि एपी हम रिब्स देखने के लिए करते हैं। गलत आंसर है बेटा। रिब्स देखने के लिए हम केवल एपी करते हैं, लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, लॉर्डोटिक व्यू नहीं करते हैं। लॉर्डोटिक व्यू हम केवल एक ही चीज के लिए करते हैं, एपेक्स को देखने के लिए, चेस्ट के एपेक्स को देखने के लिए। चेस्ट का जो अपर पार्ट होता है, एपेक्स मतलब कि अपर पार्ट होता है। देखो ये कोई सा भी लंग हो गया हमारा, ठीक है। इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को देखने के लिए करते हैं। अब ये पूरा नीचे का हो गया है ना, यहाँ पर नीचे का हो गया, यहाँ पर धुआं भरा होता है सिगरेट पीने वालों का सभी जगह पे। हम जो ऊपर का ये जो इतना सा पार्ट है, इसको देखने के लिए जो हमारा लॉर्डोटिक प्रोजेक्शन है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्कोटेड डॉग प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्कोटेड डॉग प्रोजेक्शन जो होता है स्पाइन का, वो हम करते हैं। अब कैसे करते हैं वो पूछ रहा है। पीए ओब्लिक प्रोजेक्शन में करते हैं, एपी ओब्लिक प्रोजेक्शन में करते हैं, राइट लेटरल में करते हैं, लेफ्ट लेटरल में करते हैं। अभी हमारे पास 4 ऑप्शन ने दे दिए हैं, हमें बताना है कि हम कैसे करते हैं। तो देखो पीए ओब्लिक प्रोजेक्शन में नहीं करते हैं, एपी ओब्लिक में करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर एपी ओब्लिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये आप जो ये व्यू है ये आप अपने गूगल पे देख लीजिएगा कैसा है क्या है, ठीक है। उस पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट मटेरियल इज द रोटेटिंग एनोड स्टेम मेड अप। कौन सा मटेरियल है जो हम रोटेटिंग एनोड जो ट्यूब होती है हमारी, उसमें जो एनोड होता है उसकी स्टेम के रूप में हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर का, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है मोलिब्डेनम और चौथा है सिल्वर। ये हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखो इसमें हम यूज करते हैं मोलिब्डेनम का। अगर किसी ने लेक्चर्स देखे हो अच्छे से जो हमारे एक्सरे ट्यूब के हैं उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा है उसको मैं रोटेटिंग एनोड ट्यूब का जो लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक एलिमेंट is aligned predominantly in one direction resulting in the formation of magnetic poles in the atom as whole. These atomic magnet are called as। एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, वहां पर जो मैग्नेटिक एलिमेंट है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक पोल जो है वो बन गए हैं, और वहां पर जो सभी तरफ जो मैग्नेटिक जो एटॉमिक मैग्नेट है वो बन गई है। मतलब कि जो वहां पर पूरी तरह चुंबक की चुंबक जैसा वहां पर खींच रहा है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मैग्नेट को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास है मैग्नेटिक डोमेन्स, दूसरा है नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट, तीसरा है मैग्नेटिक कंपास और चौथा है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब पहला है मैग्नेटिक डोमेन्स, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स मतलब क्या होता है पता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र ही है, तो इसलिए वहां पर मैग्नेटिक डोमेन सही आंसर है। वहां पर हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों हिंदी में भी आते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए वहां पर अच्छा रहेगा। अब क्या है, मुझे हिंदी कम आती है तो मैं उस हिसाब से इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। मुझे अगर हिंदी नहीं आएगी तो मैं आपको क्या समझाऊंगा उसमें, इस वजह से मैं ज्यादा हिंदी में बता ही नहीं सकता हूँ ना, अभी मैं बताता भी नहीं हूँ ज्यादा। अभी मेरे को मैग्नेटिक डोमेन्स का पता था कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 74। जिसको नहीं आता है घर जाओ बेटा। 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? पहली है रेटिकुलर सेल्स,
दूसरा है मास्ट सेल्स, हिस्टियोसाइट्स, और चौथा है प्लाज्मा सेल्स। अब ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, आंसर ये सही है हिस्टियोसाइट्स। अब देखो फेगोसाइटोसिस क्या होता है ये तो मैं आपको बता दूं, बट मुझे हिंदी नहीं आती इतने अच्छे से हिंदी में मैं समझा नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से मैं फेगोसाइटोसिस को समझा नहीं पा रहा हूँ। फेगोसाइटोसिस आप सर्च करके देख लीजिएगा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और आप समझ जाइएगा। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें हिस्टियोसाइट्स जो सेल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द कर्व विच प्लॉट्स अगेंस्ट। कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक कर्व है जो कि बनता है किस किस चीज के बीच में बनता है, वो एक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ किस किस के बीच में बनता है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला एक्सपोजर एंड डेंसिटी, दूसरा है एक्सपोजर एंड शार्पनेस, तीसरा है एक्सपोजर एंड रिजोल्यूशन, और चौथा है एक्सपोजर एंड फोक, इनके बीच में। तो अब हमें इसमें से सही आंसर बताना है। हम सही आंसर बताते हैं ए, एक्सपोजर एंड डेंसिटी। एक्सपोजर और डेंसिटी का जो एक ग्राफ होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। उसमें एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में कर्व बनता है, उसको बोलते हैं एक्सपोजर डेंसिटी कर्व भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, बोर्ड पे जब हमारे लेक्चर्स आने लग जाएंगे उस पर मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। जल्दी जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और अच्छे से वीडियो को लाइक वगैरह करिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, तो मैं जल्दी जल्दी उस चीज के लिए काम करने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो मुझे भी कुछ तो मुझे पता चले कि हाँ भैया पढ़ रहे हैं कुछ लोग, कुछ तो हो। अब जब पढ़ना ही नहीं है इतना तो फिर मैं इतनी मेहनत करके क्या करूंगा, इस वजह से अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए वीडियोस को, तो मैं आपको बोर्ड पे जो है वो करने लग जाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, if the hand of a radiation worker has to be near the primary beam, the dose to the hands of the radiologist may be determined through the use of the dash। देखो कितना बड़े बड़े क्वेश्चंस देते हैं ये, और क्यों देते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है ये एक, फिर भी कितना बड़ा दिया हो, क्यों कंफ्यूज करने के लिए किसी को भी। तो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो कोई भी बोलेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे ही बता करूंगा, और नीचे ऑप्शंस भी इतने सारे दे दिए 4, अब इसमें से कैसे पता करूं, और पता नहीं क्या क्या प्राइमरी ने, पर्सनल ने, आयोनाइजिंग चेम्बर ने वगैरह, पता नहीं क्या क्या दे दिया इनने, तो अब मैं कैसे करूं इसको, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है इंसान, ठीक है। ये चीजें इसी के लिए होती है, बहुत क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में आते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, और ये स्टार्टिंग में हार्ड भी देते हैं, जो पहले 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो तो बहुत हार्ड दे देते हैं, उसके बाद फिर से वापस इजी आ जाते हैं, ये मैंने बहुत सारी बार नोटिस किया है। तो ये इसीलिए कि आपका मनोबल ही तोड़ दें स्टार्टिंग में ही, आपके नंबर ही ना आए, इनका यही रहता है कि इसके नंबर ना आए इतने, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। रेडियोलॉजिकल कोई प्रोसीजर होता है उस टाइम अगर रेडिएशन वर्कर प्राइमरी बीम के आसपास में है और वहां पर अपने हाथ से काम कर रहा है, अगर जैसे कि अपन ने किसी पेशेंट को पकड़ा हुआ है और अपना जो हाथ है वो जो एक्सरे ट्यूब से जो लाइट आ रही है उसके नीचे ही है, जहां एक्सपोजर होने वाला है वहीं पे है, तो जो हमारे हाथ को जो डोज लगेगा, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट जो भी है, रेडिएशन वर्कर जो भी है, वो उसके हाथ को जो डोज लगेगा वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, ऐसा क्या यूज करेंगे जिसकी वजह से उसके हाथ का डोज हमें पता लग जाए कि उसके हाथ पे कितना डोज लगा है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला प्राइमरी पर्सनल मॉनिटर वोन एट कॉलर लेवल पे पर्सनल मॉनिटर डिवाइस जो है TLD वगैरह जो भी है वो कॉलर लेवल पे अगर लगाया हुआ है। पॉकेट आयोनाइजिंग चेम्बर अटैच टू द रिस्ट वॉच ऑफ द रेडिएशन वर्कर, रिस्ट वॉच में आयोनाइजिंग चेम्बर अटैच किया हुआ है, पॉकेट आयोनाइजिंग चेम्बर। तीसरा है QT पाई, और चौथा है TLD रिंग बेज वोन ऑन द हैंड ऑफ द रेडिएशन वर्कर। अब देखो चेस्ट लेवल पे करेंगे तो हमारे हाथ का थोड़ी पता लगेगा चेस्ट लेवल से,
पॉकेट आयोनाइजिंग चेम्बर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये चीज़ें हमें मिलती नहीं है। क्यूटी पाई भी अब तो कोई यूज़ करता नहीं है। और चौथा है हमारे पास टीएलडी रिंग बेज। बिल्कुल, टीएलडी रिंग बेज को हाथ में पहनने से रेडिएशन वर्कर का जो है वो उसके हाथ का जो डोज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डैश कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो तरह के ब्लड होते हैं, ये सभी को पता होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से होके हमारे हार्ट लंग्स से हार्ट में, हार्ट से फिर से पूरी बॉडी में ऐसे जाता है। ठीक है, हार्ट से लंग, लंग से फिर हार्ट और हार्ट से पूरी बॉडी में। ये चीजें आपको पूरी अच्छे से समझनी पड़ेगी, इसकी साइकिल समझनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, पहले क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो भी गंदा ब्लड होता है हमारा वो सारा आता है हमारे हार्ट में। ठीक है, अब हार्ट में आता है, हार्ट में कौन से साइड में आता है? राइट साइड में। तो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होके राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में चले जाता है। लंग्स से फिल्टर होता है, लंग्स में जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है, वहां से फिल्टर होके वो ऑक्सीजनेटेड बनता है। ऑक्सीजनेटेड बनके जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसमें जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से वो जाता है एओर्टा और एओर्टा से सभी जगह पे फैल जाता है। ठीक है, और उसको फैलाता कौन है? आर्टरीज। अब देखो, आर्टरीज जो है वो फैला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑप्शन और बचे हैं। अब यहाँ पर आर्टरीज तो हो ही नहीं सकती, आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला रही है। अब देखो, वेन्स, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स। वेन्यूल्स भी नहीं फैलाते हैं, आर्ट्रियोल्स भी नहीं फैलाते हैं। अब बचा क्या? वेन्स। तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके जो हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, वो भी एक वेन है। ठीक है, सबसे बड़ी वेन होती है वो, उनके थ्रू जो हमारे राइट साइड का जो हार्ट है उसमें ले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट रिसेंबल्स द हिंज ऑफ ए डोर विच अनेबल्स विद ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। ऐसा कौन सा जॉइंट है इनमें से जो डोर के जैसा होता है? डोर के हिंज जो होते हैं ना, उनके जैसा होता है, जो केवल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही करवाता है, एक डायरेक्शन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाता है। एग्जाम्पल आप मान लो, जो अपना हाथ है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही करता है, उसके अलावा कोई और दूसरा मूव नहीं करता है, उसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जॉइंट सारे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, पाइवोट जॉइंट वगैरह सब आप पढ़ लेना, क्योंकि जो आंसर है वो पाइवोट जॉइंट है इसका, जो हमारे ग्रुप 5 के जो आंसर शीट है उसमें दिया हुआ था। इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हिंज जॉइंट होना चाहिए था, पाइवोट जॉइंट उन्होंने दे रखा है, इसमें कंफ्यूजन है, बट मुझे टाइम मिला नहीं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने का, तो अभी मैंने बताया नहीं। अगर मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को वापस से देख लूंगा। ठीक है, बाकी अगर मुझे नहीं मिला तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना कि इसमें कोई गलती तो नहीं है उनकी तरफ से, कि बहुत सारी बार ग्रुप 5 की जो आंसर शीट है उसमें गलती आती है, और बहुत बच्चों के बहुत के कम होते हैं, बहुत बच्चों के जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत बच्चों के बढ़ जाते हैं। बिल्कुल गलत किया होगा उसका भी बढ़ जाएगा, जो सही करके आया उसके भी कम हो जाएंगे, बहुत बार होता है ऐसा। और क्या क्या पूछते हैं उनको खुद को पता नहीं होता बहुत बार, तो इसलिए जो यहाँ पर है उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बाकी सब मैंने चेक कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन रह गया था चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following is a method that can be used to answer patient questions about the amount of radiation received from a radiological procedure? रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में कितना अमाउंट रेडिएशन पेशेंट को लगा है, वो चीज जानने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सी मेथड है? पहला है अलारा, दूसरा है BERT, तीसरा है BRET और चौथा है EPA। BERT आंसर उन्होंने दिया हुआ था। BERT मैंने ढूंढने की कोशिश करी, BERT इतना कोई इंपॉर्टेंट कुछ मिला नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया था उन्होंने ये।
ये क्वेश्चन भी पता नहीं कहाँ से उठा के दिया था, ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया बिल्कुल, क्या कहना चाहता है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को समझ में ही नहीं आते। मैंने इतने क्वेश्चन देखे, इसमें से ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठ के आया है। ठीक है, तो ये एक बार आप भी देख लीजिएगा, अगर आ जाए समझ में और नहीं आता है तो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं एक बार और कोशिश करूंगा वैसे इसके लिए। और अगर किसी को पता लगता है तो कमेंट में जरूर बता देना, जिससे कि दूसरे जो बच्चे हैं उनकी मदद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Imaginary plans passing through the body at right angle to the median plan dividing it into anterior and posterior portion is called as dash। पहला है मीडियन प्लान, दूसरा है सेजेटल प्लान, तीसरा है कोरोनल प्लान और चौथा है हॉरिजॉन्टल प्लान। अब देखो ये जो क्वेश्चन है प्लान वाला, ठीक है, कितना प्लान्स होते हैं वगैरह ये सब, तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आया है, इसी पेपर में तीसरा क्वेश्चन आया है। एक ही जैसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इनने, एक में वो आंसर हो गया, एक में वो आंसर हो गया, एक में वो आंसर हो गया, 3 तो पूछ ही लिए, शायद हो जाए 25 क्वेश्चन और अगले आने वाले हैं उनमें एक और क्वेश्चन पूछ लेगा। क्योंकि ग्रुप 5 का यही चलता रहता है, ये व्यापम जो है ना पूरा ये ऐसे ही चलता है। पता नहीं, या तो क्वेश्चन देंगे तो सारे एक जैसे दे देंगे। अब 4 क्वेश्चन तो उन्होंने एटॉमिक नंबर से दे दिए, 3 क्वेश्चन इसके उठा के दे दिए अभी तक तो मतलब इसका यही चलता है, क्वेश्चन देंगे तो सारे एक ही जगह से दे देंगे, नहीं देंगे तो एक भी नहीं देंगे। पता नहीं क्या ही है। अब क्वेश्चन सभी तरफ से अलग अलग क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे वो तो नहीं, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे। चलो इसको भी देख लेते हैं हम, जैसे कल वाले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, ये बॉडी हो गई कोई सी भी, ये यहां से मीडियन लाइन गई। ठीक है, इसके पास से जो गई वो लाइन होती है सेजाइटल। ठीक है, सेजाइटल भी हो गई। उसके बाद जो बीच में से काटती है वो हॉरिजॉन्टल। अब इसने क्या बोला, एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन में काट रही है। ठीक है, तो अब कहां से काट रही है, साइड से। ठीक है, अब एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया, किसी भी अपना फेस हो गया और पीठ हो गई। ठीक है, अपनी चेस्ट हो गई और बैक हो गई। इसके बीच में से अगर कोई काट दे तो उसको एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है, तो वो कोरोनल प्लान होता है। ठीक है, जो दोनों के बीच में से निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में, कोरोनल प्लान। प्लान्स को आप अच्छे से देखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे चुका है, पता नहीं एक आध और क्वेश्चन अगले लेक्चर में आ जाए तो आ जाए, मुझे लग रहा है कि आ सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है कि अगर पूछ लिया तो एक ही जैसे वो 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, और नहीं पूछा तो एक भी नहीं पूछेगा, ऐसा है। तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, कभी आ गया तो 3-4 क्वेश्चन अगर ऐसे ही फंसे तो आपके 3-4 नंबर वहां पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा 25 क्वेश्चन आज के खत्म हो गया। आज के क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी जल्दी खत्म करे, इतना ज्यादा इसमें टाइम लिया नहीं है। ठीक है, और जो वीडियोस है उनको बनाने में और जो ये सारी चीजें करने में बहुत टाइम लगता है, पूरा वीडियो वगैरह एडिट वगैरह सभी करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये लेक्चर, ये चैनल है, इस पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, और कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं, क्योंकि अगर समझ में कुछ नहीं आया होगा तो वो मुझे कैसे पता लगेगा। अब 1-2 बच्चे तो कमेंट करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता, तो इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैं अभी चाह रहा हूँ कि हर एक दिन में एक लेक्चर आ जाए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत छोटा होकर दिया मैंने वैसे भी। ठीक है।